गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा आज का चैप्टर है चैप्टर 14 विराम चिन्ह। विराम विराम का अर्थ होता है रुकना। तो जब हम कुछ बोल रहे होते हैं तो हम अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए, अपनी भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए बीच बीच में थोड़ा सा रुकते हैं। तो कहीं पर हम कम रुकते हैं और कहीं पर थोड़ा ज़्यादा रुकते हैं। और जब हम अपनी बात को लिख रहे होते हैं तो इसी रुकने को दिखाने के लिए जो हमारे बोलने में या लिखने में जो हमारे विचारों में कहीं कम रुकना होता है, कहीं ज़्यादा रुकना होता है, कहीं हमें विस्मय दिखाना होता है, कहीं प्रश्नात्मक भाव दिखाना होता है, तो इसी हाव भाव को प्रकट करने के लिए जहाँ हम बीच बीच में थोड़ा थोड़ा रुकते हैं, तो बोलते समय हम इस रुकने को तो हम बोलकर रुक कर दिखा देते हैं। लेकिन जब हम इसी बात को जब लिख रहे होते हैं तो इसी रुकने को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, तो इसके लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो इन्हें ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो लिखते समय इस रुकाव को, इस ठहराव को दिखाने के लिए जहाँ पर हमको थोड़ा सा रुकना होता है, वहाँ पे हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन्हें ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो परिभाषा के रूप में क्या कह सकते हैं कि विराम का अर्थ है रुकना। बोलते या लिखते समय जब बीच बीच में हम रुकते हैं तो इसे दिखाने के लिए हम जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह हमारे क्या करते हैं, हमारी भाषा को बहुत ही प्रभावशाली बनाते हैं और स्पष्ट बनाते हैं। अगर इनका हम गलत प्रयोग कर देते हैं, मतलब हम ये विराम चिन्ह अगर ना लगे हो या सही गलत जगह पर लगे हो, तो हमारा जो भाव होता है वो अस्पष्ट हो जाता है और अर्थ का अनर्थ भी कहीं कहीं पर हो जाता है। जैसे कि उदाहरण के द्वारा हम लोग देख लेते हैं, रोको मत जाने दो। ये दो वाक्य हैं और इनमें दोनों में हम कॉमा का अलग अलग स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं। अब आप देखिए कि इसका अर्थ क्या हो गया, रोको मत जाने दो, मतलब कि किसी को रोक लो, उसे जाने नहीं दो। और दूसरे वाक्य में हमने कॉमा का प्रयोग यहाँ पे किया है, रोको मत जाने दो। तो कितना अर्थ में बदलाव हो गया, कितना अर्थ में अंतर आ गया। एक में हम कह रहे हैं कि उसे रोको मतलब रोक लो, नहीं जाने दो, दूसरे में कह रहे हैं कि रोको मत, चले जाने दो। तो दोनों जो विराम चिन्ह हैं उनके प्रयोग से हमें पता चल रहा है कि अर्थ का कितना डिफरेंस इनमें हो जाता है अगर हम विराम चिन्ह का कहाँ पर प्रयोग करते हैं इसके आधार पर। तो इसीलिए विराम चिन्हों का बहुत ही महत्व है। तो हिंदी भाषा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका विराम चिन्ह, क्योंकि इससे ही हमारी भाषा जो होती है वो प्रभावशाली और स्पष्ट बनती है। तो हमारे बहुत सारे विराम चिन्ह हैं, तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन से हमारे विराम चिन्ह होते हैं। तो हमारा सबसे पहला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम चिन्ह। इसका प्रयोग हम सर्वाधिक करते हैं। पूर्ण विराम चिन्ह मतलब जहाँ पे हमारी बात खत्म होती है वहाँ पर हम पूर्ण विराम चिन्ह यानी एक स्टैंडिंग लाइन के रूप में इसको प्रयोग करते हैं। ये हमारा पहला विराम चिन्ह है। दूसरा विराम चिन्ह है हमारा अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह को हम क्या कहते हैं, इसको हम कॉमा, इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं, कॉमा कहते हैं, है ना। तो ये अल्प विराम चिन्ह, जब एक जैसे कई शब्द साथ साथ आ जाते हैं तो वहाँ पे उनमें अंतर दिखाने के लिए हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे जब तुम आए मैं सो रहा था, जब तुम आए, तो यहाँ पे हम हल्का सा रुके। तो जहाँ पे हम बहुत थोड़ा सा रुकना होता है वहाँ पे हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। या मतलब कई शब्द एक जैसे जिनमें बहुत थोड़ा थोड़ा सा रुकने के लिए रुकना होता है वहाँ पे हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि राधा, सीता और गीता, मतलब तीन शब्द आ गए, राधा, सीता, गीता, तो इनके बीच में हम कॉमा के द्वारा उनमें अंतर प्रकट कर देते हैं, तब वहाँ पे हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा चिन्ह है अर्ध विराम चिन्ह।
यहाँ होता है वहाँ पे हम अर्धविराम चिन्ह यानी पॉइंट और उसके नीचे कॉमा का प्रयोग करते हैं। अर्धविराम का प्रयोग हमें ये बताता है कि हमारा जो बात है वो अभी पूरी नहीं हुई है, हमारा सेंटेंस तो कंप्लीट हो गया है लेकिन हमारी बात अभी समाप्त नहीं हुई है। यहाँ हम पूर्ण विराम से थोड़ा कम और अल्प विराम से थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं अर्धविराम में। जैसे अगर हम कहें जल ही जीवन है, तो ये हमारा एक सेंटेंस हो गया, जल ही जीवन है, लेकिन हमारी बात अभी समाप्त नहीं हुई है, तो यहाँ पे हम अर्धविराम का प्रयोग करेंगे। तो हम आगे क्या करेंगे, जल नहीं तो हम नहीं, जल नहीं तो हम नहीं। तो ये क्या बता रहा है कि यहाँ पे हमें हमारा सेंटेंस तो कंप्लीट हुआ, चल ही जीवन है, एक कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन हमारी बात पूरी नहीं हुई थी, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे अर्धविराम का प्रयोग किया। तो जहाँ पे हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है लेकिन हमारी बात पूरी नहीं होती है, वहाँ पे हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। अर्धविराम में पूर्ण विराम से थोड़ा कम और अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा समय का हमें प्रयोग करना होता है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न सूचक चिन्ह। तो प्रश्न सूचक चिन्ह में आप जानते ही कि कोई भी क्वेश्चन वर्ड जो हमारे होते हैं, जो भी प्रश्न लाते हैं, उन्हें हम प्रश्न सूचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क, इंग्लिश में आप इसे क्वेश्चन मार्क कहते हैं। तो जहाँ पे भी कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब प्रश्न बोधक चिन्ह आ जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह या प्रश्न सूचक चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट है आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग जो हमारे मन के भाव होते हैं, हर्ष, खुशी, घृणा, विस्मय, इन सबको दिखाने के लिए किया जाता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग जो होता है वो वाक्य के अंत में भी करते हैं और किसी शब्द के तुरंत बाद भी करते हैं। जैसे हाय मैं अब कहाँ जाऊँ, हाय अब मैं कहाँ जाऊँ, हाय, ये शब्द हमें क्या दिखा रहा है, मन का एक भाव दिखा रहा है, तो इसके हम तुरंत बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब मैं कहाँ जाऊँ, तो इसके बाद हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग विस्मयादिबोधक और प्रश्न सूचक चिन्हों के अलावा हर जगह हम करते हैं। तो विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग हम जहाँ हमारे मन के भाव, हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि हमें प्रकट करने होते हैं, वहाँ पर हम करते हैं। नेक्स्ट हमारा चिन्ह है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हम यहाँ पे किसी की बात, ये दो तरह के होते हैं आपके उद्धरण चिन्ह। जैसे एक तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यानी, और दूसरा डबल इन्वर्टेड कॉमा, यानी कि इसको उद्धरण चिन्ह, इंग्लिश में हम इसको इन्वर्टेड कॉमा और हिंदी में इसको उद्धरण चिन्ह कहते हैं। जब हम किसी की बात को ज्यों का त्यों लिखना होता है तब वहाँ पे हम इस उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग हम तब करते हैं, या किसी के नाम को हमें जब लिखना होता है तब हम, जैसे महात्मा गांधी अगर हमें लिखना है तो हमने क्या लिखा, तो यहाँ पे हम कौन सा चिन्ह प्रयोग करेंगे, उद्धरण चिन्ह, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। या अगर हम कहें सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो उनकी बात को जब हम जो का क्यों लिखते हैं तो यहाँ पे हम कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करेंगे। जब किसी की बात को एज इट इज लिखना होता है हमें, या एक उसकी बात में हम कोई बदलाव किए बिना उसको जैसे कि तैसा लिखना होता है, तब हम वहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा यानी उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और किसी के नाम को के साथ में हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा चिन्ह है कोष्ठक चिन्ह। तो कोष्ठक चिन्ह हमारा कौन सा होता है, कोष्ठक चिन्ह हमारे होते हैं, कई प्रकार के कोष्ठक चिन्ह होते हैं इस तरह के, या इस तरह के हम कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, जब हमारी जो बात है, जो हमें कहनी है, जो हमें बतानी है, उसका जो है सरल अर्थ मतलब सिंपल अर्थ बताने के लिए हम कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कोई कठिन शब्द, हमारी बात कहते कहते या लिखते समय कोई कठिन शब्द बीच में आ गया और उसका हमें अर्थ बताना है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसके बीच में हम उसके अर्थ को लिख देते हैं, तो वहाँ पे हमारा कोष्ठक चिन्ह आ जाता है। ये इसका प्रयोग हम सूचना देने के लिए भी किया जाता है। जैसे पिताजी क्रोधपूर्वक चुपचाप बैठे रहो, तो क्रोधपूर्वक को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, उसकी बात की सूचना देने के लिए कि पिताजी जो है क्रोध में बोल रहे हैं, चुपचाप बैठे रहो। तो इस तरह से हम कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग, योजक चिन्ह का एक छोटा डैश होता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग हम जब समानता बताने वाले शब्दों के साथ में या विरोध बताने वाले शब्दों के साथ में करते हैं। जैसे रात दिन, ये एक दूसरे के पूरक भी है और एक दूसरे के विपरीत भी हैं। माता पिता, साथ साथ मतलब आने वाले शब्दों के साथ में हम योजक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। या एक जैसे शब्द आ जाते हैं, जैसे साथ साथ, दो एक जैसे शब्द लिखते हैं, साथ साथ, तो भी हम इसके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है आपका निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग भी एक बड़ा डैश होता है। निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह स्मॉल डैश और निर्देशक चिन्ह आपका बड़ा डैश होता है। इसमें किसी बात का निर्देश देने के लिए हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का मतलब होता है शॉर्ट, मतलब किसी इसका चिन्ह हम स्मॉल सर्किल के रूप में प्रयोग करते हैं और इसका मतलब होता है कि कोई बात को शॉर्ट में कहना। जैसे हमें लिखना है पंडित, तो हम क्या करेंगे, इसको ये डॉक्टर, तो डॉक्टर लिखना है तो इसको शॉर्ट में ऐसे लिख देंगे। पंडित लिखना है तो हम इसको शॉर्ट में ऐसे लिख देंगे। तो इस चिन्ह का प्रयोग हम शॉर्ट में इस करने के लिए करते हैं, शॉर्ट में लिखने के लिए इसका चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रयोग हम किसी चीज बात की विवरण देने के लिए करते हैं और ये होता है हमारा दो स्मॉल पॉइंट और एक डैश, ये होता है हमारा विवरण चिन्ह। किसी बात का विवरण देने के लिए जब हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे हम विवरण चिन्ह कहते हैं। निर्देशक चिन्ह को हम
विराम चिन्ह भी कहते हैं। तो बच्चों धन्यवाद, हमारा आज का ये चैप्टर यहाँ पूरा हुआ, आपको समझ में आया।